अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था MCQs, कॉमर्स MCQs, प्रिपरेशन फॉर CSS, PMS, NTS, PTS, OTS एंड अदर्स के लिए आप जहाँ जहाँ भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेंगे। हमने पहले भी इसको पढ़ चुका था, या हम बता चुके थे, या हम पढ़ चुके थे कि हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ एंड मार्केट इकोनॉमिक्स। हमने फर्स्ट अपने टॉपिक को फर्स्ट 15 MCQs हमने किए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या एडवांस अकाउंटिंग के। हम फर्स्ट 15 MCQs अपने लास्ट जो है लेक्चर में उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज हम 16 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका था कि हम कोशिश करेंगे कि 100 से 200 तक MCQs हम हर टॉपिक के करें। तो आज हम देखते हैं अपना MCQ नंबर 16 अगर आप देखें तो बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ये वो MCQs हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट में आते हैं। जितने भी आपके जॉब के लिए आपके जॉब ओरिएंटेड टेस्ट हैं, उन तमाम टेस्ट में ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड 16। हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट आप कब जो है वो बनाते हैं, वो कब बनाते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, जब साल एंड हो जाता है। फॉर द मंथ एंडेड, या मंथ एंड के एज ए स्पेसिफिक डेट, या किसी स्पेसिफिक डेट पे, नन ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। हम किसी भी स्पेसिफिक डेट पे हम अपनी बैलेंस शीट को बना सकते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है कि आप मंथली बेसिस पे बनाते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेमी एनुअली बनाते हैं, आप जो है क्वार्टरली बनाते हैं, या आप इसको एनुअली बनाते हैं। इसलिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। किसको हम स्पेसिफिक डेट पर बनाएंगे। 17 नंबर अगर आप MCQ देखें, अ फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस दैट माइट और माइट नॉट अराइज इन द फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ पार्टिकुलर इवेंट आर कॉल्ड। ओब्लिगेशंस मीन अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये आपकी जो लाइबिलिटी है, जो आपकी आप कह सकते हैं एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए होती है। एक पार्टिकुलर इवेंट मीन किसी वक्त ये अकर हो जाती है, या आप इसको किसी आप अगर आप डिस्कस देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, या आप देखते हैं कि फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है या कोई लाइबिलिटी है दैट माइट और माइट नॉट अराइज इन फ्यूचर, जो आपकी फ्यूचर में आ भी सकती है और फ्यूचर में नहीं भी आ सकती, और ये स्पेस एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। तो इसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ तो आपकी वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो ड्यूरिंग दी 1 ईयर आपने पे करनी होती हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है, यही आपकी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आपकी बैलेंस शीट में भी शो नहीं होती, और ये आपकी जो है ये फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस तो है, ठीक है, लेकिन ये आपकी एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए यूज़ होती है। तो ये आपकी बैलेंस शीट में भी आप इसको नोट नहीं करते। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हमेशा जब बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो नोट में आप लिखते हैं कि ये आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। इसी तरह हम देखें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो ये भी आपकी नहीं है, नन ऑफ दिस। आप उसने कहा इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो हो, लेकिन आपने कहा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी है लाइबिलिटी है जो आपकी पार्टिकुलर इवेंट के लिए होती है। तो जैसे हम बता चुके कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आप कहते हैं अप्रोप्रिएट आंसर, और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ही आपकी जो लाइबिलिटी है, ये कैसी लाइबिलिटी जो आपकी बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं होती। जब आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड बना रहे होते हैं तो आपकी फर्स्ट आती हैं करंट लाइबिलिटीज़, और सेकंड आती हैं लॉन्ग टाइम लाइबिलिटीज़, और जो आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं ये आप हमेशा बैलेंस शीट जब आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो उसमें बैलेंस शीट के नीचे आप नोट लिखते हैं कि ये आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। इस तरह हम 18 पे आते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज़ टू बी कंसिडर्ड एज। अगर आप कमीशन रिसीव कर लेते हैं इन एडवांस, एडवांस मीन पहले आपने अगर आप देखें फर्स्ट 15 में पढ़ा था प्रीपेड, पेड इन एडवांस। यह है रिसीव्ड इन एडवांस। आपने कैश रिसीव कर ली हैं, पैसे रिसीव कर लिए, लेकिन आपने अभी तक सर्विसेज नहीं दी। इसका मतलब कि आपने अभी तक ये कमीशन जो रिसीव कर लिए इसके अगेंस्ट आपने कोई काम नहीं किया, ये काम आपने करना है। इट्स मीन इट्स योर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मीन अभी ये पैसे आपने कमाए नहीं हैं, आपने पैसे रिसीव तो कर लिए लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस है
कि ये आपने पैसे तो रिसीव कर लिए हैं, कैश तो रिसीव कर लिए है, कमीशन तो रिसीव कर ली है, लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज नहीं दी। जब आपने सर्विसेज नहीं दी तो ये आपकी कौन सी है, अनअर्न्ड इनकम इसको कहते हैं, कि अभी ये इनकम हमने अर्न नहीं की, तो ये कौन सी इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है। तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ए आप देखिए अनअर्न्ड इनकम, तो इट्स मीन ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग इनकम, थर्ड ऑप्शन है एक्रूड इनकम, एंड डी आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट आंसर। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अनअर्न्ड इनकम, कि आपने कमीशन रिसीव तो कर लिया लेकिन आपने अभी तक इसकी सर्विसेज नहीं दी। रिसीव्ड इन एडवांस है, या आपने कैश रिसीव कर लिया है, कमीशन रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक सर्विसेज नहीं दी, तो ये आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी है कि आपने अभी सर्विसेज देनी है। ये आपका क्या है, रिसीव इन एडवांस, जिसको आप अनअर्न्ड रेवेन्यू का नेम देते हैं या अनअर्न्ड इनकम का नेम देते हैं। तो एप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, अनअर्न्ड इनकम। ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट आंसर। 19 अगर आप देखें, 19 में कहते हैं अ वर्किंग पेपर विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर हिज ओन कन्वीनियंस इज कॉल्ड। जो अकाउंटेंट आपका वर्किंग पेपर बना रहा होता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए जब आपका अकाउंटेंट अपनी कन्वीनियंस के लिए वर्किंग पेपर बना रहा होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, बैलेंस शीट, वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए बैलेंस शीट तो आपका नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि बैलेंस शीट आपका वर्किंग पेपर नहीं है। इसी तरह ट्रायल बैलेंस भी आपका वर्किंग पेपर नहीं है और ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका वर्किंग पेपर नहीं है। तो वर्कशीट जो है ये आपका वर्किंग पेपर है। तो अकाउंटेंट वर्कशीट जब बनाता है तो इट्स मीन ये क्या कर रहा है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहा है, वर्किंग पेपर बना रहा है। इस वर्किंग पेपर को आप किस चीज़ का नेम देते हैं, आप वर्कशीट का नेम देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस शीट नहीं हो सकता क्योंकि ये आपकी वर्कशीट नहीं है, ये तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस भी आपकी वो स्टेटमेंट है जो आप जनरल लेजर के बाद बनाते हैं, उसकी एक्यूरेसी शो करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट तब बनाया जाता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका वर्कशीट एक ऐसी स्टेटमेंट है, वर्कशीट एक ऐसा वर्किंग पेपर है जो आप जो अकाउंटेंट है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है। तो वर्कशीट इज अ एप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह अगर हम देखते हैं 20 नंबर पर, 20 नंबर है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, देखिए आप जिस वक्त फिक्स्ड एसेट्स का नेम आ गया तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब फिक्स्ड एसेट्स का नेम आ गया तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये आपका हरगिज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपकी डेप्रिसिएशन है। इट्स मीन कि एक डेप्रिसिएशन आप पढ़ चुके हैं कि अलोकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हम कह सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद चुके होते हैं उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आ रहा होता है उसको आप किस चीज़ का नेम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नेम देते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप पर ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब पर ईयर आ गया तो इट्स मीन इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मोर देन 1 ईयर होता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। तो डेप्रिसिएशन आप 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी 1 ईयर को आप जो डेप्रिसिएशन 1 ईयर के कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं तो आप पर मंथ इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको 30 पर डिवाइड कर दें तो पर डे भी आप इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स मीन आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स का है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर हो या 1 ईयर के लिए हो। तो जो लेस देन 1 ईयर है तो डेप्रिसिएशन आपका मैंने बता चुका कि पर मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज एप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन सी इज एक्यूरेट आंसर। तो आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन सी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। ऑप्शन सी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। नंबर 21 पे जाते हैं। एरर ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन एज एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज रिगार्डेड एज। अब देखिए हम अपने लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े थे। एरर ऑफ ओमिशन, वो एरर्स जो आपसे गलती से हो जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन, जो आपने डिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक की होती है तो वो एरर ऑफ कमीशन आ जाता है। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो आप कंपनसेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी कंपनसेटिंग एरर है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स हैं जो हम पढ़ चुके थे कि रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करते हैं।
या कैपिटल इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, इसको बाइफिरकेट करते हैं कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से। तो अगर आपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई गलती कर दी है, जैसे कि हमने यहाँ देखा एरर ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स मीन ये आपका कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन डी इज एप्रोप्रिएट आंसर। आपका एरर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपका ये एरर ऑफ प्रिंसिपल इस वजह से कि आपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। जैसे कि हमने आप 20 नंबर में देखा कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप इसको अगर कैपिटल में लिख देते हैं तो इट्स मीन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना था, इसको आपने कहाँ पे लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया। तो इट्स मीन आपका डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी इज अ एप्रोप्रिएट आंसर। कि इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा कि इट्स अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरह 22 पे आते हैं, राइट शेयर मीन्स द शेयर विच आर, राइट शेयर कौन से होते हैं, इशू टू प्रोमोटर्स, नहीं हम प्रोमोटर्स को ये शेयर इशू नहीं करते, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज़ अ राइट आंसर कि हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं जब हम उनको शेयर इशू करते हैं तो उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, राइट शेयर्स का नेम दिया जाता है। इशू टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को कभी भी हम ये शेयर इशू नहीं करते, जनरल पब्लिक को जो हम शेयर इशू करते हैं ऑलरेडी आपने दे चुका होगा हम कौन से शेयर इशू करते हैं। आपने हमने जिस वक्त हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जनरल पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं, तो जनरल शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं, जो हाँ हमारे ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वो हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, जो हमारे प्रेफर शेयर होते हैं वो हम प्रोमोटर्स को इशू करते हैं, और शेयर राइट जो है वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम राइट शेयर्स आप कहते हैं। राइट शेयर मीन्स द शेयर विच आर ऑफर टू अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो आपके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको जब आप शेयर इशू करते हैं तो ये आपके क्या हैं, शेयर राइट्स हैं या राइट शेयर है। ऑप्शन डी था, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन इज करेक्ट इज ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर। नंबर 23 को देखते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज टू बी इंटाइटेड टू। देखिए अगर प्री इनकॉर्पोरेशन है, अभी आपकी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, जनरल प्रीमियम, डिविडेंड और नॉन ऑफ दिस। जनरल प्रीमियम आपका नहीं हो सकता। जनरल प्रीमियम क्या होता है, जो आप अपने शेयर की प्राइस को ज़्यादा वैल्यू लगाते हैं। हम पढ़ चुके थे कि शेयर की वैल्यू एक आपकी फेस वैल्यू होती है, एक आपकी प्रीमियम वैल्यू होती है और एक डिस्काउंट होता है। तो जब एक्स्ट्रा मनी आपकी एक्सेस मनी हो रही होती है या एक्स्ट्रा मनी आप शेयर पे रिसीव करते हैं तो ये प्रीमियम, ये प्रॉफिट आपका प्रीमियम नहीं है। डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। इट्स मीन कि अभी आपकी कॉर्पोरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये आपने अभी तक शेयर इशू नहीं हुए, तो जब प्रॉफिट होगा तो आप शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे। इट्स मीन ये आपका डिविडेंड भी नहीं है, नन ऑफ दीज ऐसा भी नहीं है। तो इट्स मीन जनरल कैपिटल रिजर्व जो आपका है, कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन ए इज अ एप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर। आप कहते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन आपको प्रॉफिट होता है तो ये आपका क्या है, कैपिटल रिजर्व है। इसी तरह हम 24 नंबर देखते हैं, द एक्सेस परचेज प्राइस ओवर द एसेट इज। अब एक्सेस प्राइस ऑफ ओवर द एसेट इज, अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं या कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उसकी प्राइस हम उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आप कहते हैं कैपिटल रिजर्व। नो, आप कैपिटल रिजर्व डिस्कस कर चुके हैं। जनरल रिजर्व तो वो आपका है कि जो आपने अर्निंग कर ली हो उसमें जो प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका रह जाता है, आप उसको जनरल रिजर्व का नेम देते हैं। गुडविल मीन कि आपने जो एसेट्स खरीदे हैं, आपने उसकी एक्सेस मनी पे किया, वो आपका क्या है, गुडविल है। आप देखें कि किसी का ट्रेडमार्क आप ख़रीदते हैं या किसी का बिज़नेस का नेम आप परचेज़ कर रहे होते हैं, तो यह उसका क्या है, गुडविल है। अगर उसकी वैल्यू 5000 है और वो 5000 की जगह आपसे 10000 रिसीव करता है, 15000 रिसीव करता है, तो जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव कर रहा है ये आपका क्या है, शेयर गुडविल है। ये इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, गुडविल का नेम देते हैं। शेयर प्रीमियम तो वो आपके प्रीमियम है जो आपकी शेयर की एक्सेस मनी रिसीव करते हैं। तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर कि जो परचेज करें एसेट्स, नेट एसेट्स जो परचेज करें उसकी आप एक्सेस प्राइस पे कर रहे हैं, तो इट्स योर गुडविल। तो गुडविल आपकी क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 25 स्टेटरी रिपोर्ट इज नेसेसरी इन केस ऑफ। स्टेटरी रिपोर्ट
इज नेसेसरी, किस केस में नेसेसरी? इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नो बिल्कुल नहीं। पार्टनरशिप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इट्स मीन कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको स्टेटरी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपका जो स्टेटरी रिपोर्ट इसके लिए नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।